नमस्कार। और स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास बातचीत में। नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया के दो कह सकते हैं काफी दिलचस्प और अहम हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक तो है अपनी संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार, जिसे कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। और दूसरा है किसी को अपराध के लिए उकसाना, अबेटमेंट जिसे कहते हैं। इसका कानूनी मतलब क्या होता है? बिल्कुल। और हम जो ये बात कर रहे हैं वो कुछ कानूनी दस्तावेजों के हिस्सों पर आधारित है। कोशिश ये है कि ये जो थोड़े मुश्किल से लगते कानून हैं उन्हें आसान भाषा में समझे। हाँ, कि असल में कहते क्या हैं, इनमें क्या बारीकियां हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका मतलब क्या हो सकता है। सही बात है। हमारा मकसद यही है कि हम सब ये जान पाएं कि भाई कानून हमें अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए क्या अधिकार देता है, कहाँ पर लिमिट्स हैं और कब किसी के एक्शन को हम कह सकते हैं कि ये उकसाना था। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है या मान लीजिए छीन रहा है तो आप उसे रोकने के लिए कितना आगे जा सकते हैं? कहाँ तक बल प्रयोग जायज है? हाँ, क्या कोई भी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं? कहाँ पर कानून कहता है बस इससे आगे नहीं? इन्हीं को आज टटोलते हैं। और ये सवाल अहम इसलिए भी है क्योंकि ऐसी सिचुएशन किसी के भी सामने आ सकती है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं सबसे कह सकते हैं गंभीर स्थिति से, जब खतरा बहुत बड़ा हो। कानून का एक सेक्शन है धारा 44, जो उन हालात की बात करता है जहां अपनी प्रॉपर्टी बचाने में किसी की जान लेना भी कानूनी तौर पर सही माना जा सकता है। सुनने में ही ये काफी बड़ा लगता है। हाँ, ये है भी। गंभीर स्थितियों के लिए ही धारा 44 में ना कुछ खास अपराध बताए गए हैं। अच्छा। अगर कोई इन अपराधों को कर रहा है तो प्रॉपर्टी बचाने वाले को यह अधिकार है कि वो हमलावर की जान भी ले सकता है। अच्छा, कौन कौन से अपराध हैं ये? पहला है लूट मतलब रॉबरी, जब कोई हिंसा करके या उसकी धमकी देकर चोरी करे। ओके, तो सिर्फ चोरी नहीं बल्कि जिसमें जबरदस्ती या हिंसा का डर हो। बिल्कुल। दूसरा है रात के वक्त घर में सेंध लगाना, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। सूरज ढलने के बाद और उगने से पहले कोई ताला तोड़कर या दीवार फांदकर घर में घुसे। ठीक है। और तीसरा है आग या किसी विस्फोटक मतलब एक्सप्लोसिव चीज से ऐसी जगह को नुकसान पहुंचाना जो या तो रहने की जगह हो जैसे घर, या जहां प्रॉपर्टी रखी हो जैसे कोई गोदाम। मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जिसे कहते हैं। हाँ। वहां इरादा होता है प्रॉपर्टी को जलाकर या उड़ाकर खत्म करना। और चौथा वाला वो थोड़ा अलग है शायद। हाँ, चौथा थोड़ा सा पेचीदा है। इसमें चोरी, थेफ्ट, शरारत, मिसचीफ और घर में जबरदस्ती घुसना, हाउस ट्रेसपास शामिल है। लेकिन ये तभी लागू होगा जब हालात ऐसे हों कि बचाव करने वाले को ये पक्का लगे कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी जान जाएगी या मुझे बहुत गंभीर चोट लगेगी। अच्छा। हाँ, तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कानून सिर्फ अपराध के नाम को नहीं देखता, बल्कि उस वक्त खतरा कितना बड़ा और जानलेवा लग रहा है इसे तौलता है। वो डर कितना वाजिब है ये जरूरी है। पर एक मिनट, जैसे कि हमारे सोर्स में भी शायद इशारा है, ये अधिकार एकदम खुला नहीं होगा, मतलब कोई सीमाएं भी होंगी। एक धारा 37 का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। ये अधिकार असीमित नहीं है। वो धारा 37 में कुछ सामान्य शर्तें या बंदिशें बताई गई हैं जो हर तरह के निजी रक्षा के अधिकार पर लागू होती हैं, चाहे वो शरीर की रक्षा हो या संपत्ति की। अच्छा। उनका पूरा डिटेल अभी हमारे पास नहीं है, पर यह समझना जरूरी है कि कानून ने लिमिट्स तय किए हैं। ऐसा नहीं कि लूट होते देख अब बस गोली चला दे, नहीं। ठीक है, मतलब ये एक तरह का इमरजेंसी अधिकार है ना, सिर्फ बेहद गंभीर खतरों के लिए। एकदम सही, एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए। तो फिर उन मामलों का क्या जहां खतरा तो है पर शायद जान जाने का डर नहीं है? जैसे मान लीजिए कोई आपकी बाइक चुराने की कोशिश कर रहा है या आपकी दीवार पर स्प्रे पेंट कर रहा है, तब? नहीं, यहीं पर कानून थोड़ा बैलेंस बनाता है। इसके लिए है धारा 40। ये कहती है कि अगर अपराध चोरी, शरारत या आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास है और वो उतना गंभीर नहीं है जितना हमने धारा 41 में देखा, मतलब जहां जान का खतरा नहीं लग रहा, तो फिर अपनी संपत्ति बचाने का अधिकार हमलावर की जान लेने तक नहीं जाता। अच्छा, मतलब आप उसे रोक तो सकते हैं, शायद कुछ बल भी लगा सकते हैं, पर जान नहीं ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप उसे कोई और नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे पकड़ना, रोकना, हो सकता है रोकने में थोड़ी चोट भी लग जाए, वो ठीक है, लेकिन मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। और यहाँ भी वो धारा 37 वाली शर्तें लागू होंगी? हाँ, वो तो हमेशा लागू रहेंगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कानून का फंडा ये है
कि आपकी प्रतिक्रिया, आपका बचाव खतरे के अनुपात में होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी जिसे कहते हैं। जैसा खतरा वैसा बचाओ। बिल्कुल। खतरा बड़ा तो बचाव भी बड़ा हो सकता है, खतरा छोटा तो बचाव भी उसी हिसाब से। ये समझना बहुत जरूरी है और शायद असल जिंदगी में यही तय करना सबसे मुश्किल होता होगा कि खतरा कितना बड़ा है। खैर, हाँ, ये तो है। अब एक और बड़ा सवाल, ये जो बचाव का अधिकार है, ये शुरू कब होता है और कब तक रहता है? मतलब ऐसा तो नहीं कि खतरा टल गया और आप 2 घंटे बाद जाकर कहें कि मैं तो बचाव कर रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही पर धारा 43 आती है और ये बहुत काम की जानकारी है। पहली बात, ये अधिकार शुरू तब होता है जब आपको प्रॉपर्टी पर खतरे का उचित डर महसूस हो। रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, सिर्फ शक नहीं बल्कि एक वाजिब डर। यानी जब आपको लगे कि हाँ, अब सच में खतरा है। ठीक है, और रहता कब तक है? मान लीजिए चोरी हो रही है। चोरी के मामले में ये अधिकार तब तक रहता है जब तक चोर वो सामान लेकर भाग न जाए, या जब तक पुलिस या कोई सरकारी मदद न पहुंच जाए, या फिर जब तक वो चोरी की चीज वापस न मिल जाए। अच्छा, इन तीनों में से कुछ भी हो गया तो आपका बचाव का अधिकार वहीं खत्म। ओके। मतलब अगर चोर आपकी साइकिल लेके भागा और गली के नुक्कड़ से मुड़ गया, नजर से ओझल हो गया, तो आप उसके पीछे जाकर उसे पीट नहीं सकते ये कहकर कि मैं बचाव कर रहा था। सही समझे, अधिकार खत्म। अब लूट की बात करें, रॉबरी की, जी। क्योंकि उसमें हिंसा या धमकी शामिल है। हाँ। तो अधिकार तब तक रहता है जब तक लुटेरा जान लेने, चोट पहुंचाने या किसी को गलत तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है, या जब तक उसकी वजह से मौत, चोट या बंधक बनाए जाने का इमीडिएट डर बना हुआ है। जब तक वो थ्रेट परसिस्ट कर रहा है। हाँ, खतरा सामने है तो अधिकार है। और अगर कोई सिर्फ मान लीजिए घर में घुस आया है बिना इजाजत, क्रिमिनल ट्रेसपास, या दीवार गंदी कर रहा है, मिसचिफ, तक वो आदमी वो गलत काम कर रहा है, जैसे ही वो रुका या चला गया, अधिकार भी खत्म। और रात में सेंधामारी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। रात में सेंधामारी के मामले में अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक उस सेंधामारी से जो घर में घुसपैठ, हाउस ट्रेसपास शुरू हुई है, वो जारी रहती है। मतलब जब तक वो घुसपैठिया आपके घर के अंदर है, आपका अधिकार बना हुआ है। तो इन सब में एक पैटर्न दिख रहा है। अधिकार सीधे खतरे से जुड़ा है। खतरा है तो अधिकार है। बिल्कुल। खतरा खत्म तो अधिकार भी खत्म। उसके बाद अगर कुछ किया तो वो बचाव नहीं माना जाएगा, शायद बदला माना जाए। एग्जैक्टली। ये टाइम लिमिट्स बहुत जरूरी हैं। कानून आपको आत्मरक्षा की इजाजत देता है, बदला लेने की नहीं। खतरा टलने के बाद अगर आप बल प्रयोग करते हैं तो आप खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। सही बात है। अब एक ऐसी सिचुएशन पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा उलझी हुई और नैतिक रूप से भी मुश्किल है। धारा 44। हाँ, ये काफी असाधारण है। ये तब होता है जब आप पर कोई जानलेवा हमला कर रहा हो और अपनी जान बचाने के लिए आपको ऐसा कुछ करना पड़े जिससे किसी बेगुनाह, किसी इनोसेंट व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का खतरा हो। क्या कानून इसके बारे में कुछ कहता है? हाँ, कहता है। और ये कानून की एक बहुत ही खास धारा है। ये कहती है कि अगर किसी हमले से आपको अपनी मौत का वाकई वाजिब डर है, हाँ, और आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आप हमलावर से खुद को बचा ही नहीं सकते जब तक आप किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम, मतलब रिस्क, ना उठाएं, हाँ, तो कानून आपको ये रिस्क उठाने की इजाजत देता है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब अपनी जान बचाने के लिए किसी और मासूम की जान खतरे में डालने की इजाजत? ये तो हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह सिर्फ बेहद असाधारण एक्सट्रीम परिस्थितियों के लिए है। ये समझना जरूरी है। कानून यहाँ शायद ये मान रहा है कि जान बचाने का अधिकार इतना बुनियादी है कि ऐसी मुश्किल नैतिक दुविधा में जहाँ कोई और रास्ता ही ना बचाओ, ये अधिकार निर्दोष को होने वाले संभावित नुकसान के जोखिम से भी ऊपर रखा जा सकता है। ये वाकई एक बड़ा सवाल उठाता है कि कानून ऐसी मोरल डिलेमास को कैसे हैंडल करता है। सोर्स में इसका कोई उदाहरण भी दिया है ना? हाँ, एक उदाहरण है। मान लीजिए ए नाम का एक आदमी है, उस पर एक हिंसक भीड़ जानलेवा हमला कर रही है। ए के पास बंदूक है, पर वो भीड़ पर गोली चलाए बिना बच नहीं सकता। ओके। मुश्किल ये है कि उस भीड़ में कुछ छोटे बच्चे भी हैं। अब अगर ए गोली चलाता है तो उन बच्चों को चोट लगने का पूरा खतरा है। धारा 44 कहती है कि अगर ए ऐसी स्थिति में अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाता है और बदकिस्मती से किसी बच्चे को चोट लग जाती है, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। ओह, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। ये दिखाता है कि कानून कुछ हालात में आत्मरक्षा को कितनी ज्यादा अहमियत देता है। हाँ,
लेकिन जाहिर है बाद में ये साबित करना पड़ेगा कि हमला जानलेवा था, बचाव का कोई और तरीका बिल्कुल नहीं था और निर्दोष को खतरा पैदा करना ही आखिरी रास्ता बचा था। और ये साबित करने का बोझ भी उसी पर होगा जिसने बचाव किया है। बिल्कुल, ये साबित करने का भार बचाव करने वाले पर ही होता है। ये धारा बहुत ही रेयर मामलों में लागू होती होगी और इसकी व्याख्या हमेशा उस खास स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करेगी। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कानून ऐसी मुश्किल नैतिक चुनौतियों को कैसे देखता है। खैर, बचाव की इन पेचीदियों से अब हम एक अलग पर कहीं ना कहीं जुड़े हुए पहलू पर आते हैं। ठीक है। अपराध में किसी की भूमिका जो शायद सीधी ना हो, परोक्ष हो, यहीं पर उकसावे या अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। धारा 450 इसकी बात करती है। तो कानूनी तौर पर यह उकसाना होता क्या है? कब माना जाता है कि किसी ने दूसरे को गुनाह के लिए उकसाया? देखिए, धारा 450 इसके 3 मुख्य तरीके बताती है। पहला और सबसे सीधा है किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, इंस्टिगेट करना। मतलब सीधे सीधे कहना। हाँ, सीधे तौर पर कहना या इशारे करना या किसी भी तरह से उसको प्रेरित करना कि वो जाकर वो गलत काम करे। जैसे किसी को कहना, जाओ उसे सबक सिखाओ। ठीक है। दूसरा तरीका है उस गलत काम को करने के लिए किसी साजिश मतलब कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना। अगर आप एक या ज्यादा लोगों के साथ मिलकर कोई अपराध करने की प्लानिंग करते हैं, अच्छा, तो आप साजिश में शामिल हैं। पर सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है। उस साजिश को अमल में लाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाया जाना चाहिए या कोई गैर कानूनी काम करने से चूक होनी चाहिए, इलीगल ओमिशन, जो उस अपराध को करने के इरादे से हो। मतलब सिर्फ बातें करना काफी नहीं, उस प्लान पर कुछ एक्शन भी होना चाहिए, थोड़ा सा ही सही। हाँ, साजिश को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक्ट या ओमिशन जरूरी है। और तीसरा तरीका है जानबूझकर मदद करना, इंटेंशनली एड्स। जानबूझकर मदद। हाँ, अगर आप किसी काम से या कोई गैर कानूनी काम न करके, इलीगल ओमिशन, जानबूझकर उस अपराध को करने में सहायता करते हैं। यहाँ जानबूझकर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मदद गलती से हो गई वो नहीं, इरादे से की गई मदद। तो मतलब उकसाना सिर्फ बोलने से नहीं, साजिश से या मदद करने से भी हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ आकर्षक बात यह है कि उकसाना काफी तरीकों से हो सकता है। कहना, साजिश रचना या एक्टिवली मदद करना। इस धारा 45 में कुछ और भी है, कुछ स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशंस? हाँ, 2 एक्सप्लेनेशंस है जो इसे और साफ करते हैं। पहला स्पष्टीकरण कहता है कि अगर कोई जानबूझकर कोई गलत बात बताता है, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, या फिर कोई ऐसी जरूरी बात, मटीरियल फैक्ट, जानबूझकर छुपाता है जिसे बताने की उसकी कानूनी ड्यूटी थी, और ऐसा करके वो किसी से कोई काम करवाता है या करवाने की कोशिश करता है, तो ये भी उकसाना ही माना जाएगा। अच्छा, मतलब झूठ बोलकर या जरूरी बात छुपाकर किसी से गलत काम करवाना भी उकसाना है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, सोर्स में एक अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है जिसके पास जेड नाम के आदमी का अरेस्ट वारंट है। बी नाम का एक आदमी है, वो जानता है कि वारंट जेड के लिए है। वो ये भी जानता है कि सामने जो आदमी खड़ा है वो सी है, जेड नहीं। ओके। फिर भी बी जानबूझकर अफसर ए से कहता है, हाँ हाँ यही जेड है, पकड़ लो इसे। अफसर ए उसकी बात मानकर सी को गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ बी ने सी की गिरफ्तारी के लिए उकसावे का अपराध किया है। अच्छा। क्योंकि उसने जानबूझकर गलत जानकारी दी, मिस रिप्रेजेंटेशन किया। समझ गया। और दूसरा स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन 2, दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि जो कोई भी किसी अपराध के होने से ठीक पहले या उसके दौरान कोई ऐसा काम करता है जिससे वो अपराध करना आसान हो जाए, अच्छा, और वाकई में उसके उस काम से अपराध करने में सहूलियत मिलती है, तो ये माना जाएगा कि उसने उस अपराध को करने में मदद की है, aided the doing of that act। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मदद ऐसी होनी चाहिए जिससे सच में फर्क पड़े, वो सिर्फ मन में ना हो, एक्शन में दिखे। बिल्कुल, सहायता एक्टिव होनी चाहिए और उससे अपराध करने में आसानी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि कोई रात में चोरी करने आने वाला है और आप जानबूझकर घर का पिछला दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। ये दरवाजा खुला छोड़ना उस चोरी के अपराध में मदद करना माना जा सकता है और ये उकसावे के दायरे में आ सकता है। तो आज हमने काफी कुछ देखा। एक तरफ प्रॉपर्टी की निजी रक्षा का अधिकार,
कब जान ले सकते हैं, धारा 41, कब सिर्फ रोक सकते हैं या कम नुकसान पहुंचा सकते हैं, धारा 42, ये अधिकार कब शुरू होता है, कब खत्म, धारा 43, और वो बहुत ही मुश्किल वाली स्थिति जब किसी निर्दोष को खतरा हो, धारा 44। और दूसरी तरफ हमने उकसावे को समझा कि कैसे सीधे भड़काना या साजिश करना या जानबूझकर मदद करना, धारा 45, यहाँ तक कि झूठ बोलना या सच छुपाना भी इसमें आ सकता है। कि ये सारे कानूनी नियम ना सुनने में जितने सीधे लगते हैं, असल जिंदगी में उतने ही पेचीदा हो सकते हैं। हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, अपनी परिस्थितियां होती हैं। सही बात है। और कानून का सही मतलब उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में निकलता है। कानून सिर्फ शब्दों में नहीं रहता, बल्कि असल जीवन की स्थितियों में वो कैसे लागू होता है, उसमें जिंदा होता है। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग, जैसा कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर हम आज की बातचीत के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने कानून के शब्दों को तो देखा, पर जब असल जिंदगी की उलझी हुई स्थितियां सामने आती हैं, खासकर वैसी जहां किसी बेगुनाह को खतरा हो, जैसा धारा 44 में देखा, या जहां किसी के मन का इरादा साबित करना हो, जैसा उकसावे के मामले में होता है, तो इन कानूनी सिद्धांतों को लागू करने में असल में क्या दिक्कतें आती होंगी? क्या व्यावहारिक और नैतिक चुनौतियां सामने आती होंगी? इन कानूनों को जमीन पर उतारना कितना मुश्किल होता होगा? ये वाकई एक गहरा सवाल है। ये कानून के आदर्शों और उनकी जमीनी हकीकत के बीच के फासले को दिखाता है। इरादा साबित करना, खतरे का सही सही अंदाजा लगाना, वो अनुपात तय करना, ये सब असल में अदालतों और जांच करने वाली एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं। तो इस जानकारी भरी और यकीनन सोचने पर मजबूर करने वाली बातचीत में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है संपत्ति की निजी रक्षा और उकसावे से जुड़े इन कानूनी पहलुओं पर हमारी यह पड़ताल आपको कुछ नया सोचने और समझने में मददगार रही होगी।